हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पेज पे सारा का सारा कोविड-19 से रिलेटेड एक एक न्यूज़, कोविड-19, लॉकडाउन, कर्फ्यूज़, माइग्रेंट क्राइसिस या फिर कोई वायरस का स्ट्रेन है उसको लेकर के। तो एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको हम डिस्कस करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ नया हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। इधर देखो, 1 मई से लगभग सभी 18 साल के, जितने भी 18 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना एक तो। दूसरी, इसके अलावा ये इसमें कई शॉर्ट्स की बात कर दी जाए कि हाँ, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर था वो कौन से डेट से शुरू हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मई आप याद रख लेना 2021। इसके अलावा जो इंडिया का जो स्ट्रेन है वायरस का, जो म्यूटेंट होने के बाद, म्यूटेशन होने के बाद में जो नया स्ट्रेन तैयार हुआ, बोलो वो अक्टूबर में पता पड़ गया था, बट उसकी जीन स्टडी जो थी वो रुक चुकी थी। ऐसे में वो जो अभी इंडिया का जो स्ट्रेन है वो अभी यूके में भी मिला है, उसके इन्फेक्शंस, ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये तो आपको बता ही चुका हूँ बहुत बार। E484Q L425R, ये क्या है? ये कोविड-19 जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा आप देखोगे दिल्ली में कितने केसेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें वही बताई जा रही है। लॉकडाउन कहीं पे क्या, कहीं पे क्या, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको हम डिटेल में स्टडी करें या एक बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशंस हैं। यहाँ पॉलिटिक्स चल पड़ी है, बिल्कुल काम की नहीं है, ये भी इतना कुछ काम का है नहीं। आगे देखते हैं, देखें फिर से यहाँ पर वही कोविड की बातें चल रही हैं, नहीं काम का है। इधर ब्रिटेन ने इंडिया को कोविड ट्रैवल की जो रेड लिस्ट है उसमें डाल दिया है, क्योंकि कोविड केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इंडियंस को अभी कतर, साउथ अफ्रीका, इनके साथ में अब इंडिया को भी डाल दिया है लिस्ट में, क्योंकि इंडिया में इनमें केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे ही ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनका 2 दिन का विजिट होने वाला था इंडिया में, वो भी उनका कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडिया में अभी क्या है, कोविड केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सिमिलरली कंट्रोल रूम्स रीस्टार्ट हो गए। आपने ध्यान हो थोड़ा बहुत तो जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किए गए थे कि लोगों को गाइड किया जा सके, लोगों की ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक हुआ तब लॉकडाउन लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही थी लोगों की। तो ऐसे में उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, दुख है, दर्द है, उनको सुनना, उनको प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए कंट्रोल रूम्स स्टैब्लिश किए गए थे। तो वो अभी रीस्टार्ट करने पड़ गए हैं, क्योंकि कोविड केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इधर आप देख सकते हो कि LOC पे बोला प्रॉपर सीज फायर अभी तक भी नहीं हो पाया है फरवरी के बाद में, ये बात कही जा रही है आर्मी चीफ MM नरवणे के द्वारा। और चाइना से हम कैसे भी सेटलमेंट करने के लिए बातचीत पर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग, ये 2 ऐसे मतलब फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना विड्रॉ नहीं करना चाहता। 4 पॉइंट्स में से, क्योंकि ये बातचीत जो 11th राउंड की हुई थी वो सारी डिटेल हमने कल देख ली, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने लायक है नहीं देखेंगे। इधर आप देख सकते हो कि बाइडन, इधर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, और दूसरी तरफ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो ब्लिंकन है, ठीक है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके बीच में हेल्थ को लेकर के कॉपरेशन की बात की जा रही है। क्योंकि आप देखोगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कोविड-19 के अगेंस्ट में एंटी कोविड वैक्सीन डेवलप करने के चलते USA ने अपना जो US ड्रग एक्ट है 1955 का, उसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी थी कि USA से ड्रग डेवलप करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो USA अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि USA खुद वैक्सीन डेवलप करवाएगा अपने यहाँ पर। साथ में जो दूसरे PPE किट्स की बात करो, वेंटिलेटर्स की बात करो, इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ। तो ऐसे में उन पर कर्ब लगाने के लिए ये कानून यूज़ किया गया था। तो बेसिकली अभी क्या है, उसी कानून के चलते हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो बाइडन से कि भाई आपने जो बैन लगा रखे हैं, एम्बार्गोज लगा रखे हैं, मतलब ऑफिशियल बैन्स जो लगा रखे हैं, आप उनको हटा दो,
जिससे कि हमारे पास में रॉ मटेरियल की जो कमी आ रही है वो पूरी हो सके, और जो वैक्सीन्स की शॉर्टेज इंडिया में अभी देखने को मिल रही है वो शॉर्टेज ना रहे, प्रोडक्शन को हम एक्सेलरेट कर सकें। तो इसी पे चलते हुए एक एक्सप्लेन पेज पे भी आर्टिकल है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके सामने है वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम यूएस, क्योंकि हमारे यहाँ पर वैक्सीन रॉ मटेरियल की कमी आ रही है, तो ऐसे में वैक्सीन डेवलप प्रॉपर टाइम पे हो नहीं पा रहा है। तो आपके सामने ये जो प्रोसीजर दिया हुआ है इसमें तो वैक्सीन डेवलपमेंट का मेथड बताया हुआ है, तो इसको एक बार खुद से आप देख लोगे, कारण कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस हाँ ये देख लेना, mRNA ये एक तरीके का मैसेंजर RNA होता है जो कि इफ़ेक्टिव मैनर में ड्रग को अप्लाई करने में हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है mRNA का रोल, कि मान लो कोई एक सेल है यहाँ पर लोकेटेड आपकी बॉडी में, राइट, या किसी भी पेशेंट की बॉडी में, आपका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ उसके लिए सॉरी, कोई भी जगह किसी भी पेशेंट के अगर मान लो कि कहीं पे पेशेंट की कोई सेल है जो इन्फेक्टेड है, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ड्रग जो है उस ड्रग को उस लोकेशन तक पहुँचाया जाए। तो लोकेशन पहुँचाने का काम कौन करेगा, ये mRNA उस ड्रग को अपने साथ ले जाएगा और जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उस ड्रग की एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे में mRNA का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी देखो जो वैक्सीन्स होते हैं ना वो बेसिकली होते क्या है, इनएक्टिवेटेड वायरसेस ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली वैक्सीनेशन का पर्पस क्या होता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करना। ऐसे में अगर वैक्सीनेशन किसी इंडिविजुअल के लगा दिया गया और उसकी बॉडी बिल्कुल हेल्थ है, तो वैक्सीन में क्या लगाए जाते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरसेस, और वो वायरस जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट होंगे तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरीके से अटैक करेगा उस पर और खुद रेडी हो जाएगा और अपने वेपन रेडी कर लेगा कि हाँ अगर ऐसा कोई वायरस आएगा तो हम उससे लड़ लेंगे। तो ऐसे में आपने वैक्सीन ले लिया तो आपकी बॉडी रेडी है, और अगर फ्यूचर में कभी इन्फेक्शन आएगा तो आपकी बॉडी के पास में ये जो वैक्सीन वाला एक्सपीरियंस है ना इसका फ़ायदा मिल जाएगा, और रियल में जब कभी भी कोविड इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। बट अभी आपको मैंने बताया कि 1955 बताया मैंने, वो बेसिकली 1950 का डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है, तो वो लगा करके फिर बाद में रॉ मटेरियल अवेल नहीं करा रहे हैं। तो देखो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं कि कहीं और से ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ लें, किसी और से हम वैक्सीन मांग लें, पर वही प्रॉब्लम जहाँ आती है वो मेन ये है कि दूसरे किसी और पे रिलाई करोगे तो फिर बाद में आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, और बार बार एक वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल अगर चेंज होते रहे तो वैक्सीन का भी तो चेंज होना लाजमी है कि नहीं। अगर वो एक वैक्सीन अगर चेंज हो गया तो ऐसे में फिर तो वापस से ट्रायल करने पड़ेंगे, सारा वो का प्रोसीजर। तो ऑल्टरनेटिव्स पे भी इतना जल्दी ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप कैसे भी करके आप हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल करो। और WTO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये अपने आप में एक ऑप्शन है कि हाँ ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की वो आराम से आप ट्रेड पार्टनर से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, जो मेन चीज़ थी वो ये कि यूएसए की तरफ से जो हमें ज़रूरत है, यूएसए की जो हेल्प की उसके लिए थोड़ी रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। देख लेते हैं आगे कोई और आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो तो। बेसिकली ये ऊपर वाला आर्टिकल है, इसमें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कुछ भी काम का नहीं है। इसमें आप देखोगे कि मार्स पर पहला हेलीकॉप्टर फ्लाइट भर चुका है, इनजेन्युइनिटी, ठीक है, इनजेन्युइनिटी, ये देखो आप, ये रहा बीच में स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है। तो इसने फ्लाइट भरी है, तो बेसिकली क्या काम का है इसमें, फ्लाइट बस इतना हो जाए कि हाँ पहला हेलीकॉप्टर जिसने मार्स पे फ्लाइट भरी उसका नाम क्या था, इनजेन्युइनिटी। बाकी और कुछ भी काम का नहीं है, बाकी चीज़ें एकदम मतलब ये बताई जा रही है। एक काम की है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, मंगल ग्रह का जो वातावरण है उसका वो जो वायुमंडल है बेसिकली वो हमारी अर्थ का जितना वायुमंडल है ना, जितना एटमॉस्फेयर है उसका 100th पार्ट है, इतना वीक है वहाँ पर डेंसिटी गैसेस की। तो उसकी वजह से वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पर कुछ फीट्स या कुछ मीटर्स की अगर हाइट तक भी फ्लाइट ले ली ना किसी हेलीकॉप्टर ने, इसका मतलब आप ये मानो कि माउंट एवरेस्ट के 2 से 3 गुना हाइट के ऊपर वो उड़ चुका है वहाँ पर, इतना ज़्यादा वहाँ पर एटमॉस्फेयर
थिन है, इतना वीक, इतना कमज़ोर वहाँ का एटमॉस्फेयर है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं वैसे वैसे गैस की इंटेंसिटी, गैस की डेंसिटी डाउन होती चली जाती है। तो वही चीज़ वहाँ पर मार्स में है कि आप जैसे अर्थ सरफेस पे ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे एयर जो है वो थिन होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है। तो मार्स पर तो सरफेस पर ही इतनी थिन एयर है कि आप कंपैरिजन करो कि अर्थ के सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है उसके कंपैरिजन में मार्स का एटमॉस्फेयर 1/16 भाग है, बहुत कम गैसेज है वहाँ पर। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेन पेज भी इतना कुछ काम का था नहीं, यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड पेज पे भी कोई भी आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के एक को जो थोड़ा बहुत अब मैं यहीं पे समराइज कर देता हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपने खुद के रूल्स, अपना प्लान सेट आउट कर लिया है, पर यह कहा है कि ये एंटी चाइना नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो बनाया गया ना ये प्लान, इसको वही बात है कि देखो चाइना ने, रशिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, इंडो पैसिफिक रीजन में 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्टिवेटेड हैं, जिनमें एक इंडिया भी है, 3 आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इन सभी कंट्रीज के साथ मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन में ये सभी जो प्लेयर्स अपने अपने सिक्के चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन भी कैसे पीछे रह सकता है। और ब्रिटेन ने तो वैसे ही चाइना से दो हाथ करने में बिल्कुल तैयारी कर रखी है हांगकांग वाले मुद्दे पे। ठीक है, तो ऐसे में क्या निकल के आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि ये एंटी चाइना स्टांस नहीं है हमारा, हम तो इस रीजन को स्ट्रेटेजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोकस में ला रहे हैं। साथ में यूरोपियन यूनियन भी अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे इंश्योर करना चाहता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का मेन फोकस क्या है वो आपको पता ही है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की जो गिनती के 4-5 थंब रूल्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट करना, इंटरनेशनल लॉज को अपहेल्ड करना, उनको मनवाना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ पे सिक्के चलाना चाहता है, पत्ते चलाना चाह रहा है। तो ऐसे में चाइना नाराज़ ना हो, तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारा यहाँ पर कोई एंटी चाइना पॉलिसी क्रिएट करने का कोई एक तरीके से मंसूबा नहीं है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि हांगकांग में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते रहते हैं, चलते ही चाइना अपनी खुद की डोमिनेंस बनाए रखने की कोशिश करता है हांगकांग में। तो ऐसे में ब्रिटेन के साथ में रिलेशन चाइना के बिगड़े हुए हैं। पर दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो भी अब अगर डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ या ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात करेगा, तो जो वेस्टर्न चाइना में शिनजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन की बात भी तो करेगा ना फिर। तो चाइना इस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता में है। रही सही में कोविड-19 पेंडेमिक की जो सेकेंड वेव इंडिया में चल रही है और थ्रू आउट वर्ल्ड इकोनॉमीज बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही हैं, तो ऐसे में चाइना पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस आइडेंटिफाई चाइना में ही हुआ था। अगर चाइना पिछले साल मतलब लगभग आप जानते हो नवंबर दिसंबर 2019 में आउटब्रेक हुआ था, तभी तो कोविड को कोविड-19 नाम दिया गया 2019 साल में। तो अभी तक भी इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पाए हैं। और चाइना अगर शुरू में सही तरीके से अगर टैकल कर लेता, WHO अगर जल्दबाजी नहीं करता या फिर इग्नोर नहीं करता स्टेटमेंट्स को, तो आराम से ये प्रॉब्लम सॉर्टेड थी। पर वही बात है, इंटरनेशनली जो भी चैलेंजेस हैं उन पर काम करने के लिए अब यूरोपियन यूनियन ने भी अपना डेटा डिक्लेयर कर दिया है। अब यूरोपियन यूनियन में 3 मेन लीडर्स हैं, उनके नाम आप देख लो, वो हैं फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड्स। 27 मेंबर्स का ये ग्रुप है। 28 हुआ करते थे, बट ब्रेग्जिट के बाद में अब केवल 27 मेंबर्स का ब्लॉक रह गया है यूरोपियन यूनियन। और अब उसमें फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड्स ने तो अपनी तरफ से पूरा रास्ता क्लियर कर लिया है कि हम कैसे भी करके जो टाइज़ हैं हमारे इंडिया के साथ में, जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया, टाई का मतलब रिलेशन, हम अच्छे बनाने वाले हैं इनके साथ में। और रही सही में यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया। बट थोड़ा चाइना नाराज़ ना हो इसके लिए क्या बोल दिया, हम एंटी चाइना पॉलिसीज़ पे काम नहीं करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। बाकी तो देखो वर्ल्ड पेज पे आप देखोगे, मुझे कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। ये फिर से वही बात आ गया, इनजेन्युइनिटी, कि नासा का मार्स पर हेलीकॉप्टर का उड़ना, ये फर्स्ट एवर फ्लाइट है कोई दूसरे प्लेनेट पर। तो थोड़ा सा बस यही इंपॉर्टेंट है कि फ़्लाइट का नाम क्या था या उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, इनजेन्युइनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज की बात की जाए तो इकोनॉमी पेज के में एक तो ये आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल भारती, BSNL या जो भी कंपनीज हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कंसर्न्स राइज किए हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज पे जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं,
बोलो वहाँ पर नेटवर्क को बूस्ट करने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो बेच रही हैं ये ई कॉमर्स कंपनियाँ। इससे क्या हो जाता है कि लोग सस्ते में नेटवर्क बूस्टर इंस्ट्रूमेंट अपने घरों पे इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने यहाँ पर, जैसे मान लो कोई ए यूज़र है, उसने नेटवर्क बूस्टर इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लिया इससे अमेज़ॉन से। अब क्या करेगा वो, यहाँ पर उस सस्ते इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करके और अपनी खुद की इंटरनेट जो स्पीड है उसको तो राइज कर लेगा, बाकी दूसरे यूजर्स हैं उनकी इंटरनेट स्पीड तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी कि नहीं। ऐसे में क्या हो जाता है कि फिर ये टेलीकॉम कंपनीज को लॉस होना शुरू हो गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनीज ने अपनी तरफ से रेड फ्लैग राइज कर दिया कि भाई ये बहुत गलत है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहा कि भाई ई कॉमर्स कंपनीज को ये बंद करो, मतलब ये कहो कि भाई आप ये जो नेटवर्क बूस्टर इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ा देते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स ना बेचें, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के लिए उससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग बस सर्च करते हैं, ऑर्डर करते हैं, घर पे आ जाता है सीधा इंस्ट्रूमेंट। तो इससे क्या हो गया, जो नेट न्यूट्रलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि जितने भी यूजर्स हैं उनको बराबर तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स बराबर तरीके से एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो सके, तो यहाँ पर पार्शियलिटी ना हो। तो जो वो फिर तो वही बात हो गई मार्क्स वाली बात, मार्क्सिज्म, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास में है वो लोग आराम से इंटरनेट एक्सेस करेंगे स्पीड के साथ में, और जिनके पास नहीं है उनकी नेट की स्पीड डाउन हो जाएगी। तो ये तो पार्शियलिटी हुई कि नहीं। बस इसी चीज़ को यहाँ पे राइज किया गया है टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा। ये इधर लॉकडाउन, अनलॉक, वॉलेटिलिटी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते सेंसेक्स में भी वेरिएशन है, तो रुपया भी ऊपर नीचे कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो ये तो देखो शॉर्ट टर्म है, कुछ काम का है नहीं, डिस्कशन लायक। इधर आप देख सकते हो कि सेकंड वेव को टैकल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने इंडियन कंपनीज़ के साथ में एंगेजमेंट रखी कि हम साथ में काम कर रहे हैं स्टेट्स के मिलके, जिससे हम लाइव्स, जिंदगियां भी बचे कोविड-19 से, तो लाइवलीहुड भी प्रोटेक्टेड रहे, मतलब लोगों का रोजगार भी बना रहे, उसके लिए हम साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा CII के जो प्रेसिडेंट है उदय कोटक, फिक्की के प्रेसिडेंट है उदय शंकर, और एसोचैम के प्रेसिडेंट है विनीत अग्रवाल, इनके साथ भी बातचीत हुई है। तो आपके लिए छोटी सी टास्क आ गई कि आपको CII, फिक्की और एसोचैम के बारे में अब आपको गूगल करना है, तीनों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमी पेज पे, तो RBI ने एक पैनल सेटअप किया है जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको बैड बैंक हम बोल रहे थे ना, जो अभी इस बजट 2021-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि ARC हम सेटअप करेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब अगर कोई कंपनी कर्जा लेकर के काम करती है और उस कर्जे को टाइम पे नहीं चुका पा रही है, फेल हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो ऐसे में उस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो मुद्दा है वो संभाला जाएगा बैड बैंक के द्वारा, और उसको बोल दिया जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एक तरीके से रिव्यू करने के लिए पैनल सेटल किया है, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी सही से काम कर रही है या नहीं, वो चीज़ इंश्योर करना भी तो ज़रूरी है ना। तो ऐसे में RBI ने सुदर्शन सेन की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में ये एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो आप ये ज़रूर नाम याद रखोगे कि सुदर्शन सेन कमेटी या फिर पैनल रिसेंटली न्यूज़ में था, या मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को रिव्यू करने के लिए ये पैनल स्टैब्लिश किया था। अब वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन चाहे दूसरे किसी लॉ के अंडर चल रहा हो या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 उसके अंडर में भी अगर कहीं पे चल रहा है, तो लिक्विडिटी प्रॉपर्ली मेंटेन हो, रेजोल्यूशन प्रोसीजर है वो अच्छे से मेंटेन हो, उसके लिए ये रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी तरफ इसमें छोटा सा ये सेक्शन दिया हुआ है कि क्या RBI अभी काउंटर साइक्लिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। मतलब क्या हो गया कि अभी इकोनॉमी में पैसा बहुत घूम रहा है, तो पैसे की लिक्विडिटी को रोकने के लिए कि मार्केट में पैसा बहुत घूम गया, पैसा मतलब रुपया बहुत घूम गया, तो रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या RBI इन चीज़ों को रोकने के लिए तैयार है? तो बिल्कुल नहीं। RBI अपनी तरफ से अभी अकोमोडेटिव बनने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इकोनॉमी में डिमांड कोलैप्स ना करे, नहीं तो अगर एक बार रिसेशन में घुस गए ना तो फिर बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में
काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, जिसको CCYB भी बोला जाता है, इस फ्रेमवर्क को आरबीआई यूज नहीं करेगा। इसमें जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है काउंटर साइक्लिकल, मतलब अभी इकोनॉमी का साइकिल किस ट्रेंड में जा रहा है, अगर वो डाउनफॉल जा रहा है तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से कदम उठाता है, और अगर वो राइज हो रहा है तो फिर वो आरबीआई जो है वो उसमें लिक्विडिटी को डाउन करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल आपको पता है लिक्विडिटी राइज हो रही है, तो ऐसे में आरबीआई को लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए काउंटर साइक्लिकल जो बफर है उसको यूज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रुपए को मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा, एक तरीके से मार्केट से रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, बट आरबीआई इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है। ये जो CCYB वाला जो प्रोविजन है ना, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ये 2005 से शुरू किया गया था। इसमें मेन काम क्या था कि बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला आर्टिकल। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल इधर आप देख सकते हो, ये हांगकांग वाला है, काम का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ये रिलायंस फ्यूचर रिटेल वाला जो पूरा मुद्दा चल रहा है अमेजोन का, वो हमारे काम का है नहीं, बहुत बार देख लिया, काम का भी नहीं है, केस प्राइवेट कंपनीज का है। बेसिकली इधर देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है ना, वो केवल और केवल एडवाइस करने के लिए फी चार्ज करे, ठीक है ना, वो तो ठीक है, पर इंप्लीमेंटेशन की फी भी चार्ज करे, वो चीज नहीं चलेगी। ये बात सेबी ने कही है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो प्राइवेट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये वाला आर्टिकल हम एक बार देख लेते हैं, ब्रिटकॉइन। कि आपसे कोई पूछ ले रिसेंटली ब्रिटकॉइन न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये आप देखोगे, ये बेसिकली अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस, अंडर कंसिडरेशन बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी, मतलब इंग्लैंड में चलाने के लिए ये एक डिजिटल करेंसी की बातचीत हो रही है, जिसको ब्रिटकॉइन बोला जा रहा है, ब्रिटकॉइन। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि बिटकॉइन जिस तरीके से जो एक क्रिप्टो करेंसी है ना, उसी तरीके से ये भी क्रिप्टो करेंसी चलाने की बात की जा रही है। पर फर्क क्या होगा कि बिटकॉइन के पीछे कोई भी सेंट्रल बैंक का हाथ नहीं है, जबकि ब्रिटकॉइन में वहां का इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको बोला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बैकिंग रखेगा। तो इसके ऊपर फंक्शनिंग करने के लिए किया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये ध्यान रखोगे, और इंग्लैंड की है। ठीक है, तो अभी इस पे देखो थोड़ा सा रिसर्च हो रही है कि कैसे भी करके बिटकॉइन जैसी जो दूसरी करेंसीज हैं वो चैलेंज प्लेस कर रही हैं। जैसे कि आप मान लो पाउंड स्टर्लिंग चलती है ब्रिटेन के अंदर करेंसी, ठीक है, पहले तो यूरो चलता था, बट अब ब्रेग्जिट हो गया तो अब ब्रिटेन की अलग से करेंसी अपनी खुद की पाउंड स्टर्लिंग है। तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पाउंड स्टर्लिंग को, क्रिप्टो करेंसीज के चलते, बिटकॉइन के चलते। तो ऐसे में बिटकॉइन के चैलेंज को टैकल करने के लिए ब्रिटकॉइन के आइडिया पे अभी बातचीत चल रही है इंग्लैंड में। ये बात कही है किसने, ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक के द्वारा। ठीक है, बाकी और कुछ भी हमारे इतना काम का है नहीं, तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। एक और पॉइंट है वो हम देखते हैं स्पोर्ट्स पेज से। ये देखो आप यहां पर कि 50+1 रूल, ये क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 50+1 रूल क्या है, तो बेसिकली आपको पता है मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब कि जितने बंदे वोट कर रहे हैं उन बंदों में वोट करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग में जितने 50% डिवाइड कर दो, आधा आधा हो गया, और उसमें जिस तरफ भी 50%+1 हो गया वो ही बात मान ली जाएगी। तो ऐसे में 50+1 रूल जो है वो जर्मन फुटबॉल क्लब्स पे अप्लाई होता है। जर्मनी में जो फुटबॉल लीग होती है जिसका नाम है बुंदसलीगा, ठीक है, उसमें ये चीज़ काम में ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो दो नाम है यहाँ पे, मान लो जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिक, वहाँ की एक सिटी है और वहाँ पे फुटबॉल क्लब का नाम है बायर्न म्यूनिक। तो बायर्न म्यूनिक पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता किसी भी लीग में, या कोई भी कदम अगर उस क्लब को उठाना है, तो जितने भी मेंबर्स हैं ना बायर्न म्यूनिक के, उनसे वोटिंग करवाई जाएगी। और वोटिंग में जिस भी चीज़ के लिए 50+1 वोट्स मिल गए, मतलब 50%+1 वोट, मतलब मेजोरिटी मिल गई, सिंपल मेजोरिटी, उस चीज़ को कर लिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। तो आपसे अगर पूछे 50+1 रूल अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये जर्मन फुटबॉल क्लब से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिस्कशन में मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलोइंग आर्गी क्लासेस।